यहाँ पे अब जिस मोड़ पर हम गुफ्तगू के पहुँच गए हैं, ये ज़ाहिर कर रहा है कि जो नीड्स हैं उसकी वजह से हम अपने आप को किसी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, या ट्रांसफॉर्मेशन ना कहें, हम कैमोफ्लाज कर रहे हैं और थोड़ी तब्दीली ला रहे हैं। और ये जो है, ये मोमेंट इस वक्त अगर आइडियल गुफ्तगू में जाएं तो ये बहुत ही बुरी सी सिचुएशन है। मुझे लगता है कि जो ओरिजिनलिटी असल जो है उसको खाने के करीब तरीन ले जाती है। अभी जैसे आपने कहा ख़वातीन को मजबूत है, मैंने कल किसी से कहा, उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर आप लिखवाना चाहें किससे लिखवाएंगे। मैंने कहा फंसी बारी से। उन्होंने घिसी पीटी मोहब्बत में तो उन्होंने लड़की को वही कर दिया सास बहू के। तो आपने किया या कंटेंट ने किया कि नहीं नहीं, मैं एक बात बताऊं, घिसी पिटी मोहब्बत मैं ओन करता हूं, मैंने जो लिखा खुद लिखा, और उसमें वो चीज़ है ही नहीं। मतलब वही बात है कि हमारे इधर मसला ये हुआ कि हम बात अब चाहते हैं इतनी सहल अंदाज में हो कि जो मतलब जैसे एक दौर था ना कि हम ड्रामे की खूबसूरती देखते थे कि जी लेयर्स होती थी, कैरेक्टर्स होते थे, उनमें लेयर्स होती थी। अब हमारे क्या सीधे सीधे रोल हैं। आपने इनको दिखा दिया कमीने हैं तो ये इंतहाई दर्जे के कमीने हैं, ये सती सावित्री हैं तो ये इतनी ज्यादा नेक परवीन है कि इनसे बड़ी कोई नहीं। यहाँ की मिसालें क्यों दी? तो मतलब अब ना कैरेक्टर मेरे ड्रामे में सास से उसको किया, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई है, वो कहीं नहीं, मतलब वो आज की जनरेशन की लड़की है जो कहती है कि जी हमारी जनरेशन में लाख बुराइयां सही लेकिन कम से कम हम क्लियर हैं। वो उसके डायलॉग हैं उस लड़की के, और वो निकलती है। वो जब उसको लगता है जब मोहब्बत नहीं तो कहती है शादी भी क्यों। मैं ऐसे ही आप लोगों के सामने एक बात रखना चाह रहा हूँ, चूँकि मजबूर हूँ कि मैं होस्ट हूँ, को बात बढ़ाने के लिए इख्तलाफी बात करूँगा तो बात आगे बढ़ेगी। आप सब लोग जो है वो औरत को एम्पावर करने के लिए लिखना चाहते हैं, लेकिन ख़ुद अपनी एम्पावरमेंट जो है वो सरेंडर करके लिखना चाहते हैं। क्यों? सरेंडर करके किसी ने भी नहीं की। हाँ, किसी को देखिए, हम तो अपनी आई पे तो हमारे चलें कंप्रोमाइज, तभी तो लड़ाई जारी है। मैं सरेंडर के लफ्ज को कंप्रोमाइज नहीं किया। मैं तो हम में से किसी ने किसी ने नहीं किया। मैं भी जो बात कर रहा हूँ ना, मैंने एक ऊपर की जब लेयर की आप बात करते हैं ना, तो टॉफी तो मैंने अंदर वही बेची है, आप जो मर्जी कर लें। ऊपर का हो सकता है रैपर बदल दिया, यही आपका आर्ट है। हाँ, मतलब ये है कि फिर अब वो एक्सेप्टेबल हो गया, उसके बावजूद मैं उनको डार्क लगता हूँ, उसके बावजूद मैं डार्क लगता हूँ। बात ये है कि देखिए, मुझे अगर कोई पूछे मेरी कितना हुआ, मेरे 2013 में एक प्ले चला, फिर 2017 में, फिर अब 2020-21 में जा रहा है। मतलब मुझे 2-3 साल बाद कहीं स्क्रीन पे आने का मौका मिलता है, लेकिन मैं इतना बदतमीज़ हूँ कि मैं फिर भी जब आती है कोई चीज़, कोई ना कोई नॉमिनेशन कुछ ना कुछ आ जाती है हर दफ़ा। उसकी वजह यह है कि जब हम अपना पत्थर फेंकते हैं इस वाली पॉन्ड में तो वो अपने रिपल्स तो वो क्रिएट कर जाता है। तो इन दी एंड मुझे कम से कम ये है कि ठीक है, सारे स्लॉट जिन ख़वातीन ने, या ख़वातीन खाली के हज़रात भी जिन्होंने भरे में हैं, वो अभी तो हो सकता है पॉपुलर हो रहे हो, लेकिन आज से 10 साल बाद आपको अगर वो ड्रामा याद रहता है जो कि मैंने लिखा था, तो ये फिर मेरी कामयाबी है। हो सकता है कि मैं फाइनेंशियली उसकी वजह से बहुत बुरे तरीके से मैंने सफ़र किया हो सकता है मैंने और अपॉर्चुनिटीज वाइज उस पर सफ़र किया हो, लेकिन एज अ राइटर या एज अ पर्सनैलिटी जिसने कोई किया ऐड, मैं हिस्ट्री का पार्ट बनता जाऊंगा। आपकी मर्जी है, आप जितना मर्जी आके और सफर करना पड़ेगा। सफर करना पड़ेगा। फ्रीडम हैज अ प्राइस। देखिए, स्लेवरी हैज इट्स पर्क्स और फ्रीडम हैज इट्स प्राइस। तो वो हमें फिर देखना पड़ेगा कि पालतू जानवर बन के अगर आप रहेंगे तो आप एक पिंजरे के अंदर रह के आपको खाना मिलता रहेगा, लेकिन जब आप गली में निकलने का और अपने ऊंट पे उड़ने का फैसला करेंगे तो फिर तो आप ढूंढे खानी पड़ेंगी कब होंगी, फिर वो आएंगे। वो फिर वो एक प्राइस है और वो प्राइस शायद हम पे करने के लिए तैयार हैं, इसलिए हम अभी तक अपने ढेटाई से पे करने को तैयार हैं। क्योंकि चॉइस है ना, आप लोगों ने चॉइस ली है कि हमें ऐसे जीना है और ऐसे ही जीते जीते मरना है, तो यही जिंदगी है। आप हमारे पास तो हम चॉइस से जिए ज्यादा खुश, फिर मरेंगे ना, जीते रहेंगे। जी अगर मरने के बाद मतलब फिर जीते रहेंगे। अगर हमने अभी जी लिया सारा तो फिर मरने के बाद खत्म है। बहुत खूबसूरत बात। अभी आमना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो कई जगहों के ऊपर डिक्टेशन जिस तरह से आ रही है, कंटेंट पे हमने डिटेल में बात की है, तो ऐसा लगता है कि कुछ जगहों के ऊपर राइटर जो हैं, हम एक कम्युनिटी की बात करें, ज़ात की बात नहीं हम करें, कि मुंशी बना दिया गया। तो आप लोगों के कोई ऐसे फ़नी एक्सपीरियंसेस हैं कि कभी ऐसी डिक्टेशन या सुनाना चाहा अपने कॉन्सेप्ट किसी जगह पर, तो बहुत ही कोई फ़नी किस्म का जो है वो आगे से उस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक कमेंट आया या उनका रिव्यू आया? मेरी तो अमीन भाई ज़िंदगी एक कहकहा है
अगर आप ये बात करते हैं ना तो नुकरे वो कह कहा एक कहा है, क्योंकि फंसी पूरी का एक स्क्रिप्ट है मेरी जिंदगी। कोई एक लतीफ़ा है, मतलब वहाँ से जहाँ पे बेल बजती है और आप फ़ोन उठाते हैं, कान को लगाते हैं, हेलो, वहाँ से एक नामाकूलियत का बाब खुलता है और फिर वो उधड़ता चला जाता है, जैसे स्वेटर का टांका उधड़ता है ना, वो उधड़ता चला जाता है। जो बात करने वाला शख्स है उसके पास 3 लफ्ज़ होते हैं। एक तो ये कि कोई ऐसी कहानी चाहिए जो आपके दिल के करीब हो। मेरे दिल के करीब कुछ भी नहीं है, मैं एक संगदिल शख्स हूँ, मेरे दिल के करीब कुछ नहीं है। तो और वो अगर है तो मैं आपको क्यों सुनाऊंगी भाई। और बताओ भी नहीं उन्हें इसके बारे में कि दिल के करीब कौन है। अब ये सवाल एक बड़ा अजीब सा सवाल है, मतलब एक आप अदीब से ये क्या बात कर रहे हैं, वो आगे आपके बैठा हुआ काला नाग, आप बात करें, बीन बजा के उसको निकालें, आप छूटते ही पत्थर मारते हैं। अच्छा, उसके बाद अगली बात क्या होती है, अच्छा आप जो किसी और के साथ आपने कभी नहीं लिखा ना, वो आप हमारे साथ लिखें। अच्छा, एक और मुसीबत को दावत दे दी, पहले एक मुसीबत, फिर दूसरी मुसीबत, फिर तीसरा लतीफ़ा ये होता है कि मगर हमें जल्दी चाहिए होगा, हमने जनवरी में शूट पे भेजना है, क्या कुछ लिखा हुआ रखा है? अरे भाई, बचा हुआ सालन है कल का जो फ्रिज में रखा होगा। इन 3 बातों के बाद यहाँ जो राइटर है वो पहले ही तैयार हो जाता है, कम से कम मैं तो तैयार हो जाती हूँ कि इस शख्स की कोई बात नहीं सुननी, ये सेंसलेस, ये बिल्कुल एक क्लूलेस शख्स है, इसको अपनी जॉब का पता ही नहीं है। उसके बाद तो फिर लतीफ़े ही लतीफ़े शुरू हो जाते हैं, मतलब बात यहाँ से शुरू करते हैं कि आपके बच्चे कितने, कि आपकी शादी हुई भी है, तो फिर वो बात लतीफ़े ही चल रहे हैं ना। इतने लतीफ़े हैं, मतलब उनको जो कॉन्सेप्ट आप बताएंगे वो कहेंगे ये तो फ़लाँ एक मूवी, अब हमारे पास एक स्क्रिप्ट आया उसमें ये बात है। जब ये बात होते जब 45वां मिनट गुफ्तगू का होता है तो उसमें कहते हैं आपने वो देखी है मोती चूर चकना चूर, देखी है? हाँ देखी है। कुछ इस तरह का लिखते हैं। पहले तुमने बात शुरू की, दिल के करीब मेरे मोती चूर नहीं था। बात कहाँ से घुमा के लाएं, कहाँ आप छूटते ही या तो उठाएं, और आपके यहाँ हमने एक चोरी करनी है मिलके, वो है, उसको आप किसी तरह घुमा फिरा के लिखते, मैं लिख दूंगी, लेकिन सच बोलें कम से कम। यहाँ ये मसाइल हैं, इन्होंने सब ने मुख्तलिफ़ फ़िल्मों को चोरी करके लिखवाना है, क्योंकि वो देख चुके हैं, उनके एक्टर्स को भी वो कह देते हैं आप वैसी एक्टिंग कर लेंगे, एक्टर भाग के वो एक्टिंग कर लेता है, क्योंकि सब थक चुके हैं। लेकिन इतने बार की देखी हुई फिल्मों को क्यों करते हैं ये लोग? नहीं समझ नाम- में आता, या तो गुमनाम फिल्म है नाम कोई मत निकाले। लीजिएगा, अच्छा, नाम मत लीजिएगा। ये एडवर्टाइजिंग के अंदर जब मैं था ना, वहाँ से मैंने एक एक्सपीरियंस लिया कि एडवर्टाइजिंग पे जो होता है आपका क्लाइंट, वो तो वैसे ही आर्टलेस होता है, उसको ये आप लेके गए एक चीज़, उसको जब तक आप एक एक तस्वीर नहीं दिखाते ना फ्रेम की कि जी ऐड में यहाँ पे ये होगा, इसने इस रंग का दुपट्टा पहना होगा और ये इस तरह से पेश कर रहा होगा, उसको नहीं पता चलता। तो ये हमारे टीवी चैनल्स के अंदर नहीं होना चाहिए था कि इतने आर्टलेस हों कि जिसको मैं कहता हूँ एफेंटेशिया के मरीज। कि एफेंटेशिया का मरीज ये होता है कि जब तक आप विजुअल ना दिखा देंगे, बकरी बोला तो उसको कहेंगे बकरी क्या होती है, जब मैं तस्वीर दिखाऊंगा बकरी की, तो जब तक फिल्म एक एक फ्रेम देखा हुआ नहीं होगा तो नई स्टोरी क्यों नहीं, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, ये एक चीज मसाइल और है। जो मैं कहता हूँ वो ये है कि हम तो राइटर्स बेचारी जिंदगी ही हमारी लतीफ़ा है कि ये समझ लेंगे हर एक हामला औरत, एक ज़ियापुतस के मरीज और एक राइटर को दुनिया का हर बंदा मशवरा देता है। मतलब गुजरते गुजरते कोई टाकी मारती हुई जा रही होती है ना मुलाजमा, तो कहती है भाई आपका ड्रामा में ये नहीं होना चाहिए था। तो वो तो हमारी ज़िंदगी में ये है। फिर एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि अब मैंने एक मिज़ोजिनी पे एक प्ले लिखना शुरू किया। देखिए मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है मिज़ोजिनी। अच्छा, मैंने लिखना शुरू किया, उसके इर्द गिर्द कॉन्सेप्ट्स लॉजिक्स क्रिएट करते करते पढ़ेंगे, इतना अच्छा इतना मजे का कॉन्सेप्ट है, आप इसमें से मिज़ोजिनी निकाल भाई वो निकल कर तो रह क्या गया। अच्छा, एक एडॉप्शन पे पूरी कहानी बन रही है, पूरा हो गया, अच्छा ये बच्ची है, ये अडॉप्ट हुई भी है, अच्छा ये ऐसा, आप क्या करें इसमें से बस एडॉप्शन निकाल दो। मैं कहता हूँ भाई मैं कितना टक्कर मारूं जाके, आपको एग्जैक्टली कैसे पता चल जाता है कि यही कहानी का बेसिक क्रक्स ही जो है, मैं उसको निकाल के फिर उसका मैं क्या करूं? मतलब वो अगर वो सोल टॉपिक निकल जाएगी, सोल ही निकल नहीं, गया। लेकिन ये थॉट आउट है। देखिए, अगर ये बातें हमें समझ में आ रहा है तो जिन्होंने वहाँ बिठाया, जो उनको पे करते हैं, उन्हें भी पता है। तो वो थॉट आउट हैंड पिक्ड लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस तरह के लोग रहें और ये डायलॉग, ये कॉन्वर्सेशन ऐसी ही रहे जैसे अभी आमना ने बताई। ये पर्पसफुल है ऑफ कोर्स, मतलब हाँ, लेकिन इससे पर्पस फुलफिल क्या हो रहा है? और इनसे पर्पस फुलफिल यही हो रहा है कि जो चीज़ बन रही है, जो बिक रही है या जिसकी रेटिंग वो कहते हैं आती है, जो कि
आपने बहुत अच्छा नुक्ता उठाया तो कहीं खो गया कि वो इतना फेक है। और आज तक मैंने किसी अखबार में कोई आर्टिकल तक नहीं देखा उसके ऊपर लिखा है कि किसी ने लिखा हो कि रेटिंग होती कहाँ से है। फसी भी इसका हिस्सा रहे, मैं भी रही हूँ, हमारे सामने हमारे हाथों में आती रही है। आपके ऑफिस पहुँचने से पहले वो आपके डेस्कटॉप पे लगा दी जाती है कि आओ ना बेटा, फिर उसके बाद वो कहते हैं बुला रहे हैं। तो वो मतलब वो कहाँ से आई है, क्या है, कौन लोग हैं, कितने मीटर्स ने किसको बता दिया कि ये लोग देखना चाहते हैं, वो एक बहुत फेक चीज़ है। उसके ऊपर बाकायदा काम होने की ज़रूरत है कि देखा जाए, ढूंढा जाए और उसकी असलियत की जाए। जो लोग वो वहाँ रख रहे हैं वो आमना को कन्विंस नहीं कर पाते इस तरह की स्टोरी लिखने के लिए, मगर वो 90% राइटर्स जो आजकल हैं उनको कन्विंस कर पाते हैं। वो उनकी लैंग्वेज बोलते हैं, उनकी सोच, उनकी वही एग्जैक्टली वही लैंग्वेज है, उनको एक दूसरे की वोकेबलरी समझ में आती है। साजी को नहीं, कि उनको नहीं समझ में आएगी, या फसी की नहीं समझ में आएगी। तो हम 4-5 लोगों के लिए नहीं है वो कंटेंट डिपार्टमेंट, वो उसके लिए है जो मैस प्रोडक्शन उनकी हो रही है। धड़ाधड़ फैक्ट्री में से एक चीज़ें निकल रही हैं। जो काम आमना का लिखा हुआ होगा, आपने भी इनका काम किया है, उसमें एक मेहनत चाहिए, उसको समझने की ज़रूरत है, उसकी लाइट करने की ज़रूरत है, उसका एक मूड समझने की ज़रूरत है, उनके एक्टर्स को काम करने की ज़रूरत है, आइडियली रिहर्स करने की ज़रूरत है। इतना वक्त नहीं है, टाइम इज़ मनी। ये तो एक बात बताएं मुझे, कंटेंट में कभी किसी ने बताया कि आप अपना स्क्रीन प्ले बेहतर करें? कभी कोई उन्होंने कंस्ट्रक्ट, कोई बात नहीं ना, वो कभी मैंने देखा कि मेरे स्क्रिप्ट में एक चीज़ चली गई जो गलती थी, जो मतलब डेट्स की गलती थी कुछ इस तरह की, तो वो चाहिए था कि जी कंटेंट डिपार्टमेंट वहाँ बैठा हुआ है, वो देख लेना, मतलब वो कर ले, पता चला वो एज इट इज़, मतलब वो कभी राइटर की कोई ऐसी चीज़ नहीं निकालेंगे। उनका क्या होता है, सिर्फ वही हम कह रहे हैं घिसे पीटे से उनके जुमले हैं जो वो ये कहते हैं। मैं कहता हूँ आप बताएं कि जी ट्रेंड्स बताएं कि किस तरह के चल रहे हैं, आपके जुमले की क्राफ्ट क्या होनी चाहिए, आपका जुमला कैसा होना चाहिए। कभी आज तक इन्होंने कोई इस तरह की तामीरी बात की। इनके क्या होते हैं, स्टूपिड किस्म के इनके एतराज़ात होते हैं, स्टूपिड किस्म के इनके आर्गूमेंट्स होते हैं। मतलब मैंने तो आज तक, मैं तो कहता हूँ अभी जितने भी लोगों से मैं मिला कंटेंट डिपार्टमेंट में, जितने भी लोग हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास बैठ के आपको लगा कि आपने इससे कुछ सीखा हो। हालांकि नए दौर के बच्चे हैं, इन्होंने तो इतनी अच्छी फिल्में देखी होंगी, इन्होंने तो सब कुछ पढ़ा होगा, ये मैं कहता हूँ, और बहुत अच्छी है आज की जनरेशन। लेकिन मसला ये कि वो जो पढ़े लिखे अच्छे बच्चे हैं ना, वो यहाँ नजर नहीं आते आपको बैठे हुए। यहाँ वही आपको डम टाइप के लोग बैठे होते हैं जिनकी सोच इतनी महदूद है कि जो कहते हैं हर चीज़ का वो मजहबी हवाले से देख रहे होते हैं, फलां हवाले से देख रहे होते हैं। और मैं कहता हूँ कि इस जगह पे जो आदमी बैठा है उसको प्रोग्रेसिव होना चाहिए, मतलब उसकी सोच ऐसी होनी नहीं चाहिए कि मतलब अब सोचें कि हम सुन रहे हैं कि जी एक चैनल है उसमें किसी मुफ्ती साहब को बिठा दिया है, तो वो अब स्क्रिप्ट्स देखेंगे, तो आप मतलब एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ मतलब मैं मौजूद थी, मुझे ही बिठा लिया। हाँ, आपको बिठा लेते पुराना सीजन, लेकिन आप बेरारवी का शिकार मुफ्ती हैं। अब मसला ये हो रहा है, देखिए अब इतनी सेगमेंटेड हो गई है आपकी सोसाइटी कि आपके यहाँ लिबरल्स भी हैं, आपके यहाँ फेमिनिस्ट भी हैं, आपके यहाँ कंजर्वेटिव्स भी हैं। अब मसला ये है कि हर कोई जुबान पकड़ने को तैयार बैठा हुआ है। मैंने अभी कोई कंजर्वेटिव टाइप का कोई चीज़ कर दी जी, वो मतलब सिंबॉलिकली मैंने सस्सी को दिखाया कि वो चली गई कोई मज़ार पे घूम रही। अच्छा, वो सिंबॉलिक था कि सही बात है, मैं उसको हिप्पी तो नहीं बैठा हुआ, गिटार बजा रही होती, चर्च पीती हुई, तो आपको क्या सिंबल समझ आता है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये है कि उसने मादा परस्ती से निकल गई, उस पर आ गया। ये देखिए इन्होंने ज़बरदस्ती इसको इस्लामिक उसमें लेके जाने की कोशिश की है, सूफी। अच्छा, मैं जैसे ही किसी और साइड पे आता हूँ तो वहाँ पे फेमिनिस्ट पीछे पड़ जाती हैं, कहीं और जाता हूँ तो लिबरल पीछे पड़ जाते हैं कि ये औरत क्यों इस तरह अपने शौहर को तैयार करके भेज रही है। भाई अब मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ क्या, कि मतलब अगर आप हर जगह मेरी ज़ुबान पकड़ लेंगे। अब जो सेंसरशिप का जो पैमरा का एक आजकल एक ट्रेंड चला है कि हर चीज़ पे लोगों को खुश करने के लिए कि हमने इसके ऊपर एक्शन ले लिया, अब आपने मज़ीद डिक्टेटरशिप पकड़ा दी है, मतलब डिक्टेशन आ गई है मज़ीद। अब मतलब मुझे ऐसा लगा लास्ट 2-3 अभी जो मैं कुछ काम कर रहा था कि आपने स्टोरी की ख़त्में करना शुरू कर दी है ज़बरदस्ती मुसलमान करने के लिए। मतलब एक चीज़ आप देखें, जिस तरह आप समझेंगे, कहते हैं कि जिस तरह कोरोना वाली चीज़ है, उसने बाकी चीज़ें तो होंगी कि जी आप लोगों को बचा रहे हैं एक बीमारी से, लेकिन आप देखें कि डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी कितनी ज़्यादा सख्त किस्म की रिट कायम हो गई है गवर्नमेंट्स की, कि अब आप लोगों को है कि एक दूसरे से मिलना भी चाहेंगे तो रोक सकते हैं कोरोना के बहाने, ठीक है ना। तो वही काम आपके कर दिया है अब सेंसरशिप ने, कि अब जो आपका कंटेंट है वो जैसे भी कहूँगा कि देखिए मैंने ये दिखाया, सेंसरशिप से तो पास ही नहीं होगा। अब क्या हुआ कि आपने एक बहाना दे दिया है मजीद। अब जैसा आप मुझे बता रहे हो सेंसर आया, भाई मैंने कोई पॉन थोड़ी लिख दिया है जाके कुछ, आपके पूरा का पूरा कह रहे हैं इसको ख़त्म करो। कैरेक्टर आर्क तो मुझे सेंसर नहीं बताएगा ना कि कहानी की
कैरेक्टर आग यहाँ जानी है, या कोई कैरेक्टर की कहानी ज़्यादा सुनाई दे रही है, एक की कम सुनाई दे रही है, उसने तो यही कहा होगा कि टच ना करे कोई एक दूसरे को, वो मैं चेंज कर देता हूँ, उसको थोड़ा सा कुछ और शायद कर देता हूँ। लेकिन मसला यही हो गया है कि इन सब बहानों से, जिसकी वजह से अब इस वक्त प्रॉब्लम हो रहा है कि गवर्नमेंट का नैरेटिव प्रॉब्लम ये क्रिएट कर रहा है कि आपको इतना डम्प डाउन कर रहा है। जैसे कहते हैं ना, नील पोस्टमैन की एक बुक है अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ, कि हम अपने आप को इतना एंटरटेन कर रहे हैं, इतना एंटरटेन कर रहे हैं कि इंटेलेक्ट जो है कल्चरल वो तो मर रही है। अब आप एक तरफ वो एक ऑडियंस है जिसको सिर्फ चाहिए एंटरटेनमेंट चाहिए, एक वो है जिसको सिर्फ इस्लाम या कोई मजहबियत चाहिए ड्रामे से ही, और वो उसके अंदर वो कोई जिक्र भी नहीं करने दे रही किसी मजहब का, किसी किस्म का कोई सिंबल इस्तेमाल नहीं करने दे रही। आखिर में क्या होगा? आखिर में फिर सास बहू रह जाएगी, क्योंकि वो सबसे सेफ टॉपिक है। इसके अलावा आप किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर, औरत घर से बाहर निकलेगी फिर वहाँ पे वो टॉपिक शुरू हो जाएंगे जहाँ पे फिर आप मारते मारते जूतियाँ मारते मारते आप फिर किचन में और घर में ले आएंगे। तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है कि कहानियाँ करते करते आप बिल्कुल डम्ब सिचुएशंस में चले जाएं। सर जी, मैं आपकी गुफ्तगू से समझने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम्स हो क्यों रही है, क्योंकि और जैसे हम कहते हैं ना, ड्रामा लिखते हुए 5 Ws के जवाब देने होते हैं, तो हमें भी इस वाई की तरफ जाना पड़ेगा क्यों है। जैसे बीगुल ने इशारा किया कि जितने भी वहाँ पे अब लोग बैठे हुए हैं वो शायद उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते, या उतना विजन नहीं रखते, या उतने ग्रूम्ड नहीं है कि वो अंडरस्टैंड कर सके। और आप लोग जो अब मैच्योर हो चुके हो, आपको दूर किया जा रहा है और आप अब उस तरफ भेजा जा रहा है कि आप म्यूज़ियम में जाकर बैठ जाइए। ये वो रवैया है जो हमें पॉलिटिक्स में नज़र आता है कि पार्लियामेंट के अंदर वो लोग ना आ सकें जिनके पास ब्रेन है, जिनके पास ओपिनियन है, और हर सवाल कर सकें। जो सवाल कर सकें वो पॉलिटिशियन। तो क्या ये अदब और आर्ट के अंदर भी रवैया आ गया है आमना? देखिए, अदब और आर्ट या एंटरटेनमेंट ड्रामा कहीं खला में तो नहीं कायम, इसी माशरे में से निकल के कायम है। तो अगर माशरे में है, क्योंकि मेरा अदब से भी कुछ थोड़ा सा ताल्लुक़ है, सहाफ़त से भी थोड़ा सा ताल्लुक़ है, तो उसकी तो डिग्री है आपके पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैं 3-4 जगह से जूते खाती हूँ। ये लोग तो सिर्फ एक जगह से तकलीफ़ उठाते हैं। मुझे यही नॉवल राइटिंग में या फिक्शन में मुझे यही बातें वहाँ सुनने को मिलती हैं। वहाँ सिर्फ इतना है, खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में चूँकि प्रिंट उस तरह फिक्शन जो थी वो इंडस्ट्री ना बन पाई किसी वजह से, और लिटरेचर को उन्होंने अदब आलिया का एक टैग लगा के परे कर दिया, तो वो हमारे साथ वो मसाइल नहीं आए। तो मुझे उस तरह से एडिटिंग के या उस तरह मसले नहीं आए। तो ठीक है, उसमें एक पैसे का मसला होता है कि आपकी जेब में कुछ भी नहीं आता, बस सिर्फ एक आपको इज़्ज़त मिलती है कि आपको लोग पढ़ रहे हैं। ये तो बात, इसमें तो अमीन भाई कोई दो राय है ही नहीं कि सोचने वाले लोगों को यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं करता। जिस तरह से एक एलियन है वो आ गया तो बाकी तमाम लोग कोशिश करेंगे, जैसे कॉकरोच घुसा है औरतों की महफिल में, तो वो उसको कुछ भागेंगी, कुछ को मारने की कोशिश करेंगी, उसको कोई गायब किया जाएगा। तो सोचने समझने वाले लोग हर फील्ड में इसी तरह है। मेरा अभी जो नॉवेल आया वो थोड़ा था सरेलिज्म पे, आपको मैंने दिया था पढ़ने के लिए, तो वो जिनको समझ नहीं आया उन्होंने छूटते ही उसके ऊपर हर किस्म की जो वो बात कर सकते थे अपने जहन के हिसाब से, वो यहाँ तक जहाँ तक वो जो जिस हद तक सोच सकते हैं, जिस हद तक सियासत में किसी खातून के पीछे जाते हैं, उसी हद तक वो अदब में भी पीछे जाते हैं। और यही हाल आपने सहाफ़त में भी देखा होगा, और यही हाल आर्ट में भी है, जिसमें आप तमाम आर्ट की फील्ड ले सकते हैं। तो हमारे साथ अगर यहाँ पे ड्रामा में हो रहा है, तो वो कोई कंटेंट डिपार्टमेंट के साथ भी वही हाल है कि हम कॉकरोचेस की तरह उनकी टेबल पे पहुँच जाते हैं। कुछ हमसे खौफज़दा हैं, कुछ हमारे इंडिजीनियस आइडियाज़ से खौफज़दा हैं। मुझे याद है कि मैंने एक दफ़ा एक आइडिया दिया एक रशियन नावल पे, तो वो बाकायदा वो जो खातून वहाँ बैठे उनको इख्तलात सा होने लगा, उनके चेहरे से लगा कि ये बस थोड़ी देर में इनको कोई प्रॉब्लम क्योंकि उन्होंने कभी रशियन नावल का या उन्होंने रशिया के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। कभी ये वक्त भी आएगा, ये बुरा वक्त भी आएगा कि कोई मुझे लाके एक रशियन नावल, क्योंकि रशियन नावल्स हमारी सोसाइटी से बहुत मिलते हैं। जी और हमारा बड़ा अदब है एग्जैक्टली। तो वो उन घबरा गई बुरी तरह से ना। मैंने कहा भाई उसी तरह बहुत से लोग हैं, एक बिग फैट फैमिली और उस तरह की कहानी, तो घबरा के ना नहीं देखे ना रेटिंग नहीं आती, ऐसे नहीं होता।
उन्होंने मुझसे अजीबो-गरीब बातें करनी शुरू कर दी और उसके बाद मुझे एक तरह से मुझे लगा कि मुझे इस चैनल पे बैन कर दिया गया रूस का नाम लेने से। इतना तो कोल्ड वॉर के ज़माने में अमेरिका नहीं डरता था। देहरी है ना, देहरी है। तो ये हालात इस किस्म के हैं, हर तरफ इसी किस्म के लेकिन हालात। मीडिया जो होता है ना, मीडिया कम्युनिकेशन का तरीका है, लिखना, बताना, मुसव्वरी, और यही हुनर होता है जो आप लोगों के पास है। और अगर आपको कहें कि ये रेटिंग नहीं आती तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप रेटिंग ला कर दिखाएं, जो कि आपने ला कर दिखाई है। फिर भी इस जुमले का आना जो है वो समझ से बाहर है। लेकिन अब हम गुफ्तगू का दूसरा रुख जो है उस तरफ जाते हैं कि अब हम देख रहे हैं कि हमारी कुछ फिल्में भी आना शुरू हो गई हैं और उसके लिए राइटर्स अवेलेबल नहीं है कि फ़िल्म कैसे, और अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी आना शुरू हो गए हैं। तो ये जो तब्दीली आ रही है हमारे यहाँ कंटेंट के हवाले से, आप लोग महसूस करते हैं कि इनको फुलफ़िल करने के लिए, हालांकि ये बहुत लेट आ रही है हमारे मुल्क के अंदर, बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन जैसे हम हमेशा देर कर देते हैं, तो आप लोगों की नज़र में इसके लिए हमारे पास तैयार राइटर्स मौजूद हैं या अब भी हम दुनिया की उस दौड़ से पीछे रह जाएंगे? आपसे मुझे लगता है कि मतलब कहा तो जाता है कि जी फिल्म के लिए राइटर नहीं है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये देखा है कि फिल्म का कुछ है भी सिलसिला ऐसा, और कुछ यहाँ पे समझा भी ज़्यादा जाता है कि फिल्म एक डायरेक्टर का मीडियम है। अच्छा, जब आप फिल्म डायरेक्टर या एक्टर के मीडियम पे ले जाते हैं और आप फिर राइटर को ट्रीट ऐसे करना शुरू कर देते हो कि तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं है, बस तुम मेरी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए हो, तो उस वजह से भी राइटर्स जो करना भी चाहते हैं वो बिल्कुल ही अपने आप को छोड़ देते हैं। देखिए, आप मुझे बताएं, एक दो मतलब फजी भाई के तो पहले से नाम है, या खलील रहमान कमर है उनका नाम है, या फायजा इफ्तिखार है उनका नाम है, या फरत इश्तियाक का नाम पहले से है, फिल्म तो नहीं उनको बना रही, फिर इनके नाम नज़र आते हैं कि जी हाँ जी फसी बारी की फिल्म आ रही है, अच्छा जी खलील रहमान कमर की फिल्म आ रही है, या फरत इश्तियाक की फिल्म आ रही है। जब मैं फिल्म करने जाऊँगा, हो सकता है कोई एक आध प्रोजेक्ट के बाद शायद मुझे भी लोग कहेंगे हाँ जी इसकी फिल्म आ रही है, लेकिन उससे पहले तो आप देखें नबील कुरैशी की जितनी मूवीज़ हैं, या जिसकी मैं स्पेसिफिकली नहीं कह रहा, आसिम अब्बासी, जितने भी हैं, 3 लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं राइटर में, और उसमें नबील कुरैशी का नाम भी लिखा हुआ है, उसमें आसिम अब्बासी का नाम भी लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो लिखने बैठे थे, भाई आपको इतनी क्या इनसिक्योरिटी है कि आपको राइटर के तौर पे भी अपना नाम ही डालते हैं। तो जब मैंने ये चीज़ देखता हूँ तो मेरा तो दिल ख़राब होता है। फिर ये है कि जब आप फिल्म लिखवाने बैठे हैं तो आप कुछ ज़्यादा टीचर बन जाते हैं फिल्म डायरेक्टर्स का। मैंने जो महसूस किया, इस वजह से मैं फिल्म मैंने OTT प्लेटफॉर्म के लिए 2 लिखी हैं, उसके अलावा फीचर फिल्म पे मैं इसलिए नहीं गया खुद। उसके बाद आपको कोई स्लॉट बुक नहीं होता, टीवी ड्रामा का तो आपको पता है कि आपने जाना है, तो आप पैसे देने में, बाकी चीज़ों में वो करते हैं। इधर फिर पैसों वाइज भी आप फंस जाते हैं कि आप एक फिल्म करने बैठे और 2-3 साल कोई आपसे लिखवाता रहा और आपको कुछ और भी ना करने दिया, तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा इन दी एंड। तो राइटर के मसाइल बहुत हैं, एज फिर इन दी एंड क्रेडिट भी नहीं मिलना उतना, तो फिर मैं वहाँ पे क्यों जाके फंसूंगा। अभी तक पाकिस्तान में जो फिल्में बनी हैं वो ज़्यादातर लोगों ने अपने शौक पूरे करने के लिए किए हैं। ये इससे मेरे ख्याल से सब एग्री करेंगे कि किसी ने भी सिनेमा की कामयाबी के लिए नहीं किया, हर किसी ने अपने शौक पूरे किए हैं। जब उसमें स्टार्स आते हैं, आपने देखा होगा हर फिल्म आपको डिसजॉइंटेड लगती है, फ्लो नहीं होता। मैं जब मैं पेपर पे लिख रहा हूँ तो मैं पागल हूँ कि मैं बीच में से सीन उड़ा दूंगा, या मैं कोई अजीब ऐसे सीन लिखूंगा। मैं कोई आपने किसी मेंटल पेशेंट से तो नहीं स्क्रिप्ट लिखाया कि जिसको खुद ही नहीं वो समझ आ रहा है कि ये कहाँ से सीन कहाँ जा रहा है। मसला ये है कि जब आप स्टार्स को लेंगे और स्टार्स की वजह से आप डायरेक्शन तोड़ना ही नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो भाई तुम नहीं हो, वो कैरेक्टर कर रहा है, भाई वो कैरेक्टर है जो एक दूसरे से लड़। आप जब वो चीज़ें उड़वाएंगे और ख्वाहिशात पूरी करने में आ जाएंगे एक सुपरस्टार की, इन दी एंड स्ट्रक्चर टूट जाएगा। आपकी जितनी मूवीज़ आई हैं, आप मुझे एक फिल्म ऐसी बताएं, नबील कुरैशी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी फिल्म्स के अलावा आप एक फिल्म ऐसी बताएं जो कि सोशो पॉलिटिकल आपके वो सारी सिनेरियो से मैच करती हो, वो इश्यूज एड्रेस करती हो, या आपको एक फ्लो में बिल्कुल सही स्ट्रक्चर में जाती हुई। कितनी मूवीज आप खुद गिन के देख लें, मेरे ख्याल से एक दो मूवीज के अलावा सब इतनी लगता है कि अचानक कहीं से जाते जाते कैरेक्टर कहीं का कहीं चला गया, क्योंकि आप ख्वाहिशात पूरी करने में लगे। हाँ साजी, ये तो आखिरी बात आपकी ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि आपने भी सुना और हम सब ने सुना जब हम इस मीडियम में आए, तो पहली बात थी टीवी के हवाले से, फर्स्ट थिंग इज स्क्रिप्ट, सेकंड थिंग इज स्क्रिप्ट, थर्ड थिंग इज स्क्रिप्ट। मुझे बताएं वहाँ पे स्क्रिप्ट को क्या वैल्यू किया जा रहा है?
जिस तरह से आमना ने कहा कि हम उसी मुआशरे का हिस्सा हैं, जो खराबियां हैं किसी जगह पर ज़्यादा हैं, किसी जगह पे कम हैं। शायद आप जैसे थोड़े अरसा पहले तक इंटेलेक्चुअल ज़्यादा ताकतवर थे, उन खराबियों की तादाद, जैसे कहते हैं मुआशरा गधे और घोड़ों के मेज़े से बनता है, कभी गधे ज़्यादा होते हैं, कभी घोड़े ज़्यादा होते हैं। आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं कि वो चीज़ें तब्दील होती रहती हैं। इसी तरह डायरेक्टर मीडियम में जो इशू आता है वो ये है कि उसने विजुअल से चीज़ कहनी है। अब जैसे इत्तेफाक से हमारा एक्टर जब फिल्म के लिए आता है तो उसे वैनिटी वैन याद आती है, ठीक है। इसी तरह से जब डायरेक्टर आता है तो वो पहले कुर्सी देखता है कि स्पीलबर्ग ऐसी कुर्सी पे बैठता है जिसके पीछे डायरेक्टर लिखा होता है। तो हम ऑप्ट करते हैं पहले उन चीज़ों को जो बज़ाहिर वो होता है कि हम पहले अमामा बांधते हैं कि यह नज़र आना शुरू हो जाए, वो हैं, फिर हम अपने काम के ज़रिए दिखाना शुरू करते हैं। तो जब हम इवॉल्व हो रहे होते हैं ना, तो ये हमारी एक कमाईगी रहती है ज़िंदगी के अंदर। ये कुछ माशरे में भी है कि हम दूसरे की तरक्की में पहले फहाशी को पिक करते हैं, लेकिन उसके बाद हम दरअसल तरक्की की तरफ जाते हैं। कुछ है हमारे लेकिन मसाइल। साजी दुनिया में जब राइटिंग हुई है, दुनिया में बहुत सारे टीवी शोज के अंदर भी कंबाइन राइटिंग हुई जी है। बिल्कुल। तो ये एक दुनिया भर का काम है कि वो एक राइटर का काम नहीं होता। पाकिस्तान में ये क्यों नहीं ट्रेंड या ये हो नहीं पाया? जब मैं किसी से सवाल करता हूँ तो उसमें मुझे जवाब ये दिया जाता है, आप लोग उस पर ज़रा रोशनी डालिएगा, कि राइटर्स की ईगो या उनकी ज़ात के इजहार का जज्बा कि इसके ज़रिए मेरे कलम से मुझे पहचाना जाना है, वो इतना शदीद और शिद्दत पर भरा होता है कि वो किसी और को उसके अंदर स्पेस ही नहीं देना चाहते। तो पाकिस्तान में शायद ये कैरेक्टर बिल्डिंग राइटर्स की उस तरह से नहीं हुई, जिसकी वजह से ये कंबाइंड राइटिंग्स का यहाँ पे ट्रेंड भी नहीं बन सका। डायरेक्टर्स की भी नहीं हुई है, बस किसी की भी जी नहीं किसी प्रोड्यूसर्स की भी नहीं हुई है। मतलब ये जैसे वो बात अभी साजी ने भी की, सबका ये ईगो का बहुत बड़ा प्रॉब्लम इसलिए भी है कि कोई एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश ही नहीं हुई जिसकी रूह होती या सोल होती, जिससे हम कनेक्टेड होते, जिससे मुझे मेरी ज़ात से बड़ा मेरा काम होता। वो हमारे अंदर वो जज्बा है ही नहीं, इनकलकेट ही नहीं हो सका, इसलिए कि कुछ है ही नहीं सामने। अब कोई इंडस्ट्री ऐसी होती जो खड़ी होती पूरी ताकत से। इसीलिए मैंने ये अर्ज़ की कि ये एक थॉट आउट कलेक्टिव सोची समझी एफर्ट होनी चाहिए और बैठ के वेब को की तरफ बढ़ना चाहिए, वरना वही हाल होगा जो अभी फिल्मों का हुआ है या टेलीविज़न का हो रहा है। अगर किसके साथ बैठकर? देखिए, हम जैसे अगर हम लोग राइट जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, फिल्म बनाने वाला है, इवन फाइनेंसर्स हैं, बैठकर एक प्लानिंग तो कभी हो कि पाकिस्तान का वेब जो प्रोड्यूस होगा उसका फेस क्या है, वो क्या चीज़ होगी, हम किस तरह का काम करेंगे, हम कैसे काम करेंगे, वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारे यहाँ ये यूनिटी ही नहीं है, हम एक टेबल पर ही नहीं आते। बिल्कुल, इसके बारे में तो आपने स्टेटमेंट्स कल और परसों में पढ़ी होंगी कि जो पाकिस्तान का एक नेटफ्लिक्स के बुनियाद तरह का प्लेटफॉर्म आ रहा है, उस पे हमारे मिनिस्टर ने और उसके हेड ने ये कहा है कि इसकी सेंसर पॉलिसी हमारा पैमरा तय करेगा। जी, अब मैं आपसे यही कह रही हूँ ना कि ये एफर्ट यहाँ से शुरू हो जाती है। अब ये बात बहुत आइसोलेटेड है, आप क्यों पैमरा तय करेगा, हम सब क्यों नहीं तय करेंगे जो स्टेक होल्डर्स हैं, हम क्यों नहीं बैठकर और एक नेशनल कंसेंसस के ऊपर आना चाहिए कि एक इंडस्ट्री हम बनाने जा रहे हैं, उससे हमारा ये मकसद है, ये आउटपुट होगा हमारा, हम उसको यहाँ देखना चाहते हैं अगले 10 साल में, तो फिर बैठ के हम उसके ऊपर काम करेंगे। सब टामक टोइयां मार रहे हैं, जिसका बस चला उसने फिल्म बना बैठने दी। बैठने की बात पे आप 3 लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्चुअल मीटिंग के अंदर थे, और हम मुसलसल देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है जो पॉलिसी दे रहे हैं वो कहीं से रिटर्न पॉलिसी नहीं आ रही, वो स्टेटमेंट पे आ रही है और उस पर कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं हो रही जी, कि वो क्यों है। तो आप लोगों का उस मीटिंग पे फीडबैक क्या था और आप लोगों ने क्या महसूस किया कि ये हमारा अभी जो प्राइम मिनिस्टर है या हमारी स्टेट है अब क्या चाहती है, हम क्या बनाएं, किस तरह के